तो हाँ दोस्तों, इस बार हम करने वाले हैं 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स तो हम यहां पर देखने ही वाले हैं, पर एग्जैक्टली व्हाट इज रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है काफी स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, या फिर इधर तक पढ़ाया जाता है, फिर ये यहां तक आते आते चैप्टर फुस कर दिया जाता है, राइट। तो यहां पर हम इसको एंड से मतलब कंप्लीट करेंगे, यहां पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक भी जाएंगे और आराम से डिटेल तक पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात ना है। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है भैया रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसमें दो चीजें, रिप्रोडक्शन यानी क्या, यानी एक ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी अगला जनरेशन जो प्रोड्यूस करेगा या अपना जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, देखो इसका ऑफस्प्रिंग आ गया, तो ये ऑर्गेनिज्म था, इसका ऑफस्प्रिंग आ गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसा क्रिएचर को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, द प्रोसेस इन विच organisms produce new organisms of their own kind। ठीक है, मतलब क्या, इंसान जैसे बच्चे पैदा करेगा, कुत्तों जैसे तो करेगा नहीं, है ना। कुत्तों के बच्चे कुत्ते जैसे होंगे, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसे होगा, हाँ। तो यानी कि उनके जैसा होना जरूरी है, नहीं तो फिर सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल या जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, या फिर कह सकते हो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस। रिप्रोडक्शन क्यों मतलब किया जाता है, इसके बड़े अजीब अजीब से जवाब आते हैं क्लास में। ठीक है, पर ठीक है, रिप्रोडक्शन आबादी बढ़ाने के लिए तो नहीं होता है ना, कि भाई हम रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं है। स्पीशीज का कंटिन्यूएशन के लिए, यानी अगर मतलब कोई भी क्रिएचर या कोई भी ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसके जैसा ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में दिखे, एग्जिस्ट करे, सो दिस इज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, है ना। कोई भी स्पीशीज, इंसान चाहता है कि इंसान जैसा आबादी आगे दिखता रहे, सो फॉर दैट रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसके टाइप्स चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ही पढ़ने, थोड़ा बहुत डिटेल है यहाँ पे एसेक्सुअल का। सो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, वेयर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, जहां पे एक ही पेरेंट होगा, ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग है वो काफी हद तक एक जैसे दिखेंगे, यानी इसमें वेरिएशन कम होगा। वेराज वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस ही होता है। हमको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में ये चीज डिटेल में हमको देखनी है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, हेरिडिटी एवोल्यूशन चैनल पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहां पर वेरिएशन जो है एसेक्सुअल में बहुत कम होता है, बहुत सिमिलैरिटीज होती है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में, बिकॉज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और यहां पर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू पेरेंट्स मेल और फीमेल, ऐसे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स है, वेरिएशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वेरिएशन कम यहां पर है, वेरिएशन ज्यादा इधर है, डिफरेंसेस ज्यादा यहां पर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा वाला केस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा है। वेरिएशन कम होना चाहिए कि वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जरूर इसका जवाब दीजिएगा। मूविंग अहेड, हमको यहां पर सेक्सुअल में दो पढ़ने हैं, सेक्सुअल इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल इन ह्यूमंस। यहां पर हम डॉग का और बिल्ली का और एलिफेंट का रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ने वाले, प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से हमको पढ़ना है, जिसमें ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड तो ह्यूमंस में ही होते हैं। भाई किताब में लिखी है ना, टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है कि लेट अस स्टडी द स्पीशीज इन विच वी आर मोर इंटरेस्टेड इन। आपका साइंस का किताब खोलो तो आप सब जैसे खोलते हो सबसे पहले वही पन्ना खुल जाता है, इसी चैप्टर का पता नहीं क्या है। सही है ना भाई, कितनों का ऐसे वही बुक वही पेज खुलता है, बता देना आप कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये चीज हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में ऑब्वियसली।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है, तो हम देख लेते हैं। यहां पर इसमें फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ओके, सो यहां पर फिजन की अगर हम बात करें, फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ब्रेक हो गया दो में या ज्यादा में, दो से ज्यादा में, सो दैट इज कॉल्ड फिजन। और ये यूजुअली किसके लिए होता है? यूनिसेलुलर्स के लिए होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है, सो ये फिजन वाला भी दो टाइप का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है। इसमें ये जो प्रोटोजोन्स है क्या होते हैं? एक अमीबा है और ये जब डिवाइड करेगा तो दो में डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा एक तरीके से। सो दिस इज बाइनरी फिजन, वन डिवाइडिंग टू टू, बाय मतलब टू होता है, राइट? ऐसे मल्टीपल फिजन मतलब क्या? एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक सेल जो है एक से ज्यादा में, मतलब दो से ज्यादा में जब डिवाइड हो जाएगा, मोर देन टू रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसके एग्जांपल में याद रखना है प्लाज्मोडियम एंड लिशमेनिया। ये प्लाज्मोडियम क्या है सर? आपको मलेरिया ये टर्म तो सुना ही होगा भाई, ये काफी कॉमन रहता है। तो मलेरिया जिस प्रोटोजोन से होता है दैट इज योर प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम का ही टाइप है। और देखो कितना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। नो डाउट मलेरिया कितना जल्दी बॉडी के अंदर मतलब अपना घर कर जाता है कि एक वो मच्छर जो है वो वेक्टर है, उसके थ्रू अगर वो एक प्लाज्मोडियम अंदर चला गया तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेगा, ब्लड के अंदर इतने सारे प्लाज्मोडियम बना देगा। मल्टीपल फिजन की तरीके से वो ये कर पाता है। ओके, सो बाइनरी फिजन यानी एक से दो में स्प्लिट हो जाना, और मल्टीपल फिजन मतलब एक से बहुत सारे में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फिजन वाला यूनिसेलुलर्स के लिए ये चीज, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल वाला। देख सकते हो आपकी भाई एक ही पेरेंट है, दो पेरेंट तो इन्वॉल्व है नहीं यहां पर। और किसी भी एसेक्सुअल का सेक्सुअल के ऊपर एडवांटेज आपको आता है, गिव द एडवांटेज ऑफ एनी, सपोज बडिंग दिया है या फिर किसी का भी कोई भी एसेक्सुअल का एडवांटेज क्या है ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भैया ये जो है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो प्रोसेस क्या होगा? ऑब्वियसली फास्ट होगा कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पे बहुत झंझट है, तामझाम है यार, मेल फीमेल दो ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, आपस में फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, और तब जाके वो वहां पे नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। इसमें क्या, एक ही पेरेंट एक खटाक से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बडिंग की अगर हम बात करें, बडिंग जो है, बड यानी क्या होता है? फूल की जो कली होती है उसको बड कहते हैं, राइट? तो यहां पर इसके एग्जांपल्स याद रखने जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन लिशमेनिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एग्जांपल टेक्स्ट बुक में जो है वो एटलीस्ट अच्छे से याद रखने हैं। ओके, इसमें हाइड्रा है, ईस्ट है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, ऑब्वियसली पानी के अंदर रहता है ये क्रिएचर, तो ये हाइड्रा जो है यहां पर देखो छोटा सा बड डेवलप हुआ। जब ये पूरा ग्रो रहेगा, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअली ये बड फॉर्म करता है, और ये बड जो है धीरे धीरे एक नए हाइड्रा में बदल जाता है, एक बेबी हाइड्रा में बदल जाता है, जो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और बडिंग में जब ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसकी साइज जब बडिंग हो जाएगी, तो फिर यहाँ से जब बहुत ज़्यादा या बड़ी साइज का हो जाएगा तो ये यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, है ना, वजन बढ़ जाएगा बेचारे का, तो माँ की गोद से नीचे गिर जाएगा, कूद जाएगा और नीचे वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, When you see this स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन में आपका जैसे ही स्पोर्स या फिर फंगसेस की बात आती है दिमाग में, ये ब्रेड मोल्ड तो आ ही जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, जो इसमें फंगस आता है उसको राइजोपस कहते हैं। तो अब ये जो राइजोपस है उसको अगर आप जूम करके देखो, मैंने यहाँ पर एकदम जूम करके दिखाया 10x में या 50x में मैंने जूम किया है तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, दिस इज राइजोपस, और इसमें देखो ये बल्ब रहता है ऊपर की तरफ, और जैसे ये पूरी साइज का हो जाएगा ना, इसमें स्पोर्स रहते हैं जो सीड्स की तरह ही काम करेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। ये हवा में, ये जब पूरा मैच्योर हो जाएगा बल्ब तो ये बर्स्ट होगा और इसमें से वो स्पोर्स निकलेंगे, हवा में फैल जाएंगे, है ना, स्कैटर हो जाएंगे, और जहां भी इनको प्रॉपर मीडियम मिलेगा ये वहां पर ग्रो कर जाएंगे। रोटी हो, ब्रेड हो, अचार हो, जूता हो, कहीं भी ये स्प्रेड। अब जैसे ब्रेड मोल्ड है, ज्यादा करके ये फूड आर्टिकल्स, डिकेइंग फूड आर्टिकल्स पे जाके ये ग्रो करता है। ठीक है, अलग अलग फंगसेस है ऐसे भी। व्हेन यू सी दिस फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, फ्रैगमेंटेशन फिजन जैसा ही है, पर वो यूनिसेलुलर का था, अब जो यहां बताऊंगा ये मल्टीसेलुलर्स का है। फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे अभी एक स्पाइरोगेरा, एक एल्गे है पानी के ऊपर, ऐसा ग्रीन कलर का, मतलब ऐसे आपको लीव्स दिख जाएंगे, तो ये जो एल्गे है स्पाइरोगेरा, ये सेल्स दिख रहे हैं उसके,
ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, अगर मान लो कि पानी के बहाव से, फोर्स से पानी के कहीं से ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो जहां से ये टूटा और जिधर जाएगा वहां पे ये नया स्पाइरोगेरा मतलब दोनों साइड से एक्सटेंड करना चालू कर, पता ही तो है भाई इसमें, दोनों साइड से एक्सटेंड करना चालू कर देगा। मतलब अगर मान लो एक स्पाइरोगेरा 2 पार्ट्स में बटा तो दोनों अलग अलग ग्रो कर जाएंगे अपने अपनी जगह पे। सो दैट इज स्पाइरोगेरा में कौन सा वाला है भाई, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। व्हेन यू सी दिस रीजनरेशन, तो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है। देख सकते हो एग्जांपल प्लैनेरिया, ऐसा वाला क्रिएचर आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना भाई। कौन सा वाला, वो जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था उसमें था ये प्लैनेरिया, फ्लैटवर्म्स में आता था, ठीक है। तो ये प्लैनेरिया जहां से, जिस मान लो ऐसे कट हो गया, तो जैसे कट हो गया जो पार्ट भी, तो वहां से ये हेड भी इसका नया प्लैनेरिया फॉर्म कर लेगा, इसका ट्रंक भी नया प्लैनेरिया फॉर्म कर लेगा, इसका टेल भी नया प्लैनेरिया फॉर्म कर लेगा। तो ऐसी एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की इसके अंदर, ठीक है। आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, ये भी रीजनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है। फर्क है, क्या फर्क है वो देखो स्पाइरोगेरा में ना हर एक सेल में मतलब कोई खास स्पेशल सेल्स नहीं है, हर एक सेल एक जैसा है और वो रीजनरेट मतलब डेवलप कर लेता है नया स्पाइरोगेरा में। बट व्हेन यू कम टू दिस प्लैनेरिया या रीजनरेशन वाले में जो भी रहेंगे, इनमें क्या होता है, इनमें सभी सेल्स नहीं, देयर आर सम सेल्स जो क्या रहते हैं, जो रीजनरेट करने के स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो मान लो ये प्लैनेरिया है, इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर खूबी है रीजनरेशन करने की, ठीक है। मान लो ऐसा पार्ट कट गया जो रीजनरेट नहीं कर सकता, तो फिर रीजनरेशन नहीं होगा। मतलब एक डिफरेंस बता रहा हूं कि इसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, किसमें, रीजनरेशन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रीजनरेट करने के मतलब कैपेबल होते हैं, ठीक है। अगर वो सेल्स समझो पार्ट में नहीं रहेंगे रीजनरेशन केस में, तो जैसे मान लो एक ऐसा टुकड़ा कट गया जिसके अंदर वैसा वाला सेल है ही नहीं, तो ये नया प्लैनेरिया नहीं बन पाएगा। यानी देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स इन केस ऑफ रीजनरेशन वाला ऑर्गेनिजम्स, एंड हियर इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन कोई भी ऐसा जरूरत नहीं है, हर एक सेल एक जैसा है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स, ठीक है, दैट इज केपेबल फॉर दिस फ्रैगमेंटेशन एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन का डिफरेंस। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ऑब्वियसली ये किसमें है, प्लांट्स में है, ठीक है। अब प्लांट्स में मैंने बता रहा हूं कि भाई प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल वाला मोड भी है। सो जैसे यहां पर आप देख सकते हो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है, पहले बेसिकली देख लें कि प्लांट का, अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में ना भाई 2 पार्ट्स होता है, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर आता है, इसमें सीड आता है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, इसमें आता है रूट, स्टेम, लीफ। तो फ्लावर और सीड से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है, वहां पे मेल फीमेल गैमेट सब कुछ रहेगा। बट अगर प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, तो उस पार्ट को, उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दिस इज बेसिकली प्रोपगेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यूजिंग रूट, स्टेम और लीफ, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी 2 है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली ग्रो कर लिया, मान लो कि इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, रूट्स से, अगर मतलब कोई ऐसे रूट्स हैं एग्जांपल में जिनसे नया प्लांट आ सकता है, तो उसमें है स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा स्टेम से, तो पोटैटो यहां पर स्टेम बोला गया, क्या बात कर रहे हो सर, पोटैटो तो जमीन के अंदर उगता है, रूट हुआ। ऐसा नहीं होता कि जमीन के अंदर उगने से कोई चीज रूट, स्टेम या लीफ हो जाती है। रूट वो होता है जो जिसके अंदर से रूट हेयर्स निकलेंगे। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, स्वीट पोटैटो को रूट में क्यों रखा है, क्योंकि उसके अंदर से आपने देखा होगा ऐसे रूट हेयर्स निकलते हैं। तो रूट हेयर्स कहां से निकलता है, रूट से, तो इसके लिए स्वीट पोटैटो में ऐसे रूट हेयर्स दिखेंगे बिकॉज दैट इज अ रूट। बट कभी भी आपको पोटैटो के अंदर ऐसा रूट हेयर्स नहीं दिखेंगे। कभी देखा है कि हाँ भाई आलू है, इसमें से ऐसा ऐसे बाल निकले हुए, नहीं होता ना। पोटैटो में कभी भी रूट हेयर्स नहीं होते बिकॉज पोटैटो इज नॉट अ रूट, पोटैटो इज अ स्टेम। स्टेम है वो। कैसे पता चलेगा सर, स्टेम से क्या होता है, स्टेम की क्या खूबी होती है, स्टेम में से पत्ते निकलते हैं। तो यहां पर देखो, जब देखते हो आप, जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें से ग्रीन 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 निकलना चालू करता है। तो यानी क्या, यानी वो पत्ते हैं, लीव से जो निकल रहे हैं। लीव्स कहां से आता है, स्टेम से। सो पोटैटो इज अ स्टेम। तो यहां पर
पोटैटो जो है बीइंग अ स्टेम उसमें से नया प्लांट आ रहा है, तो यानी नेचुरली उसमें से नया प्लांट आ रहा है, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, थ्रू स्टेम। रूट वाले में स्वीट पोटैटो बताया मैंने, और लीफ का भी एग्जांपल है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ब्रायोफिलम। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल, देखो पत्ता आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ये इस तरह का ऐसा पत्ता होता है, और ये पत्ता भी आलू की तरह दिख रहा है, पर कोई बात नहीं यार, काफी बड़ा होता है पत्ता, इतना बड़ा रहेगा ऐसे। अब इसमें से थिक भी होता है ये पत्ता, ठीक है। जब ये पत्ता गिर जाएगा और मतलब मिट्टी पे, सपोज प्लांट से टूट के मिट्टी पे चला गया, तो न्यूट्रिशन लेके वहां से और इसके नॉचेस से, इसके ये कॉर्नर से जो है ना, नया प्लांट जो है उसका निकलना चालू करेगा। तो थ्रू लीव्स, लीव्स से भी यहां पर नया प्लांट आ रहा है, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स। ओके, इसमें ब्रायोफिलम आ रहा है। ओके, अब यहां पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, अगर आर्टिफिशियल यानी जो हमने जो टेक्निक निकाली है ह्यूमंस ने, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नया प्लांट बनाने की, तो उसमें क्या क्या है देखो, उसमें रोज है, रोज का एग्जांपल देखो क्या दिया है, कटिंग। तो आर्टिफिशियल में 3 प्रोसेस दिए हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। क्या है ये तीनों हम देखते हैं। कटिंग के एग्जांपल में आएगा रोज, ग्राफ्टिंग के एग्जांपल में आएगा मैंगो, और लेयरिंग के एग्जांपल में आएगा जैस्मिन। आपको पता ही होगा, रोज का स्टेम को कट करके अगर हम कहीं लगाएं जमीन में, तो वहां पे वो ग्रो हो सकता है, सो दैट इज, वो प्रोसेस को कटिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है, तो उसके लिए आप अगर इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, मैं इसको मिटा के मैं आपको ग्राफ्टिंग प्रोसेस बता दूं। ओके, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, सो सपोज इसमें एग्जांपल में मैंगो दिया है, तो मान लो कि 2 मैंगो प्लांट्स, भाई ये कैसे मैंगो प्लांट्स है, अरे होंगे, पत्ते भी होंगे उसमें, एक ही पत्ता है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग वैरायटी है मैंगो प्लांट्स है। मान लो ये अल्फांसो मैंगो का वैरायटी है, और ये कुछ ऐसा है, मान लो ये राजापुरी। भाई ये राजापुरी कौन सा आम है, सपोज करो राजापुरी आम है, वैसे बड़ा साइज का होता है ये, ठीक है। तो ये बड़े साइज वाला इसमें आम पर आएगा, ठीक है यार, मैंगो बन जाओ, ठीक है, बचपन में नहीं बनाया मैंगो, ये दिक्कत होती है। ये बड़े साइज का मैंगो और ये छोटे साइज वाला मैंगो है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, ये स्वीट काफी मीठा होता है, ये वाला उतना मीठा नहीं, लेकिन बड़ा साइज का होगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करना चाहता हूँ। मैं ऐसा आम चाहता हूँ कि भाई जो साइज भी बड़ी हो और टेस्ट भी अल्फांसो वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक प्रोसेस सोचा कि हम यहाँ पर दोनों पेड़ों को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े पेड़ को हम, ऐसा नहीं कि बड़ा पेड़ है और उसमें से हम करेंगे। सपोज एक नॉर्मल साइज का, इतनी साइज का एक प्लांट्स है, दोनों एक ही साइज का प्लांट्स है, छोटे साइज का। अब इसमें हम, है ना एकदम छोटा ना एकदम बड़ा, मॉडरेट साइज का, इतने इतने साइज का हमारी हाइट का प्लांट है, उसमें ये प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे इसको हम क्रॉस में कट करते हैं, सेक्शन करते हैं ऐसे पार्ट को जहां पे थिकनेस एक जैसा होगा, और इनके ऊपर वाले पार्ट को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे उठा के इधर चिपका दिया, चिपक गया। हमको उसको मिट्टी लगा के, गोबर लगा के, कपड़े से बराबर से उसको टाई करना होगा, और कुछ दिनों तक उसका स्किलफुली केयर करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए कि वो उनका जाइलम और फ्लोएम मैच हो जाए और प्रॉपरली ये कनेक्ट हो जाए, नया प्लांट बन जाए, या फिर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि सूख जाना चाहिए ऊपर का पार्ट। तो ऐसे में अब क्या होगा कि जब ये ग्रो करेगा, तो इसमें पॉसिबिलिटीज अब ये है कि कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे, और फिर एक में आपको ऐसे मैंगोज मिलेंगे जो बड़े साइज के भी होंगे, मीठे भी, अल्फांसो टाइप थोड़ा उनका टेस्ट आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। हिंदी में इसको कलम कहा जाता है। कलम यानी कट करना ना, तो इसको कलम कहा जाता है। तो ये प्रोसेस, अब ऑब्वियसली ऐसा मेरे यहाँ पे मैंगो और मैंगो, आपने ऐसा नहीं कि तरबूज ले लेना एक जगह और अंगूर ले लेना है कि हाँ वाटरमेलन और ग्रेप्स का करेंगे हम, इतना बड़ा ग्रेप्स मिलेगा उसको मस्त स्ट्रॉ से पिए, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर हर एक केस में जो ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। जो स्पीशीज या क्लोज स्पीशीज होने चाहिए तो ये चीज पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। बात करें अगर हम लेयरिंग की, जिसमें जैस्मिन दिया है, उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि ये एक जैस्मिन का
प्लांट है, ठीक है, पत्ते हैं, बहुत सारे स्टेम्स हैं ऐसे, इसमें एक स्टेम को हमने क्या किया, ऐसे बेंड किया और जमीन में इस तरीके से दफना दिया, ठीक है, इतना पार्ट को देखो ग्राउंड के अंदर दफना दिया है। अब जो पार्ट को दफनाया है उसके आगे वाला पार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, ऑब्वियसली आगे का पार्ट ऐसे ओपनड है, मतलब जो ऊपर का टॉप कॉर्नर है वो बाहर निकला हुआ है, सिर्फ बीच वाला पार्ट को हमने जमीन में दबाया हुआ है। वो भी कैसे, जिस पार्ट को दबाया है उसको थोड़ा मतलब नाइफ से, चाकू से स्क्रैच करके दबाया है, ताकि कुछ दिनों में जिस पार्ट को स्क्रैच किया था वो जमीन में है तो वहां से रूट्स निकल आएंगे, और कुछ टाइम, मतलब समझोगे ऐसा नहीं कि कुछ टाइम मतलब आधे घंटे में रूट्स निकल आएंगे, कुछ टाइम लगेगा, यानी समझो महीना 1.5 महीना में अब यहाँ पर रूट्स निकल आए या 20-25 दिन में। अब क्या करना है, इस पार्ट को कट कर देना है, ठीक है, हमको दिखेंगे तो नहीं रूट्स, पर अंदाजे से अब उतना टाइम में रूट्स निकल आएगा, ठीक है, 1 महीने में इसको कट कर देना है ताकि अब ये ग्रो करे पूरी तरह से, बिकॉज अब ये रूट है, अब ये एक इंडिविजुअल प्लांट है। सो एक जैस्मिन को हमने एक प्रोसेस करके, अब यहाँ एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, लेयरिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है लेयरिंग। तो होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आइडिया लग चुका होगा। स्टार्ट करते हैं विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ भाई स्माइल आ रही है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम अभी ह्यूमंस का नहीं कर रहे, दिस इज फॉर प्लांट्स। पहले हम हायर प्लांट्स का या फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने लास्ट ईयर यानी कि 9th स्टैंडर्ड में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या जिसको बायोडाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने प्लांट्स का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमने क्रिप्टोगैम्स एक अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आ रहे थे, जो नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट्स हैं, और जो फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर और सीड मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ना भाई, पिछले वीडियो में देखा था हमने ये चीज कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है सर, रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, फ्लावर और सीड। तो हम उन्हीं फेनेरोगैम्स, उन्हीं हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और व्हेनेवर जब भी आता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल नामक 2 गैमेट्स होंगे, और जिनके बीच में जिनका फ्यूजन होगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये याद रहे कि हमारा फाइनल एम क्या होगा, यहां पर फाइनल एम होगा, बिकॉज दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो मेन रिजल्ट है वो यही होता है कि वहां पर एक प्रोसेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है भैया फर्टिलाइजेशन में, इट इज बेसिकली द फ्यूजन। पढ़ा है ना भाई 7th 8th में, मेरे ख्याल से चैप्टर था ऐसा, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होना चाहिए, है ना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेन चीज होगा जो अल्टीमेटली होना चाहिए, है ना, जिससे नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो ये याद रहे भैया, हमको फाइनली ये अचीव करना है, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई और एनिमल हो, ये चीज फाइनली हमको अचीव करनी है। ओके, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। वी हैव फ्लावरिंग प्लांट। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो सबसे कॉमन वाला जो हम पढ़ते हैं, जिसको हिबिस्कस कहो या चाइना रोज कहो या शू फ्लावर कहो, जो गणपति जी पे चढ़ाया जाता है, फूल बहुत कॉमन सा, गुड़हल का फूल भी कहा जाता है उसको, जनरली रेड कलर का, ऐसा वाला देखा ही होगा आपने, ठीक है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। आपने पढ़ा ही होगा भाई, कोई भी क्रिएचर का साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, 2 वर्ड्स में होता है साइंटिफिक नेम, बराबर। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, जिनको भी पता हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। ओके, कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ गया होगा, 2 वर्ड का होता है भाई साइंटिफिक नेम, 2 ही वर्ड का होता है, जरूर बताइएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। कुछ ऐसा दिखता है ये फ्लावर। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो
छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन कलर की पंखुड़ी होती है जो एकदम नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेपल। और सेपल की ग्रुप को, जो उसका एक सेपल तो होता नहीं ना, बहुत सारे होते हैं, तो सेपल की ग्रुप को यानी प्लूरल में जब सेपल्स कहा जाएगा तो उसको कैलिक्स भी कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप कैलिक्स भी कह सकते हो। वैसे ही यहां पर ये जो भाई रेड कलर वाला, ऐसा तो नहीं कि रेड कलर का ही होता है, पर जनरली अब ये जो कलरफुल पार्ट होता है उस फ्लावर के, उसको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहे जाते हैं। और इसके भी ग्रुप को यानी इसको भी प्लूरल में क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कोरोला, करेला नहीं, कोरोला। सो पेटल्स के ग्रुप को कोरोला और सेपल के ग्रुप को कैलिक्स। ओके, और यहां पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दोनों के अंदर, ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। देखो इतना बड़ा फीमेल पार्ट, इसको कहते हैं गाइनोशियम। गाइनो यानी फीमेल, सो दिस इज द फीमेल पार्ट, गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये साइड में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये क्या हैं, एंड्रोशियम। एंड्रो यानी मेल, सो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। नाउ गाइनोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड, गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है, बुक्स में देखोगा भाई अलग अलग, और इसको कार्पेल भी कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पिस्टिल कहो, कार्पेल कहो, गाइनोशियम कहो, फीमेल पार्ट कहो, फ्लावर का एक ही है ना। सिर्फ ये नहीं, ये जो पूरा बड़ा सा खम्बा दिख रहा है ना इसके अंदर, वो वाला जो सबसे सेंटर में होता है, और इसमें जो साइड में छोटे छोटे जो मेल पार्ट हैं इसको हम स्टेमेन भी कहते हैं। स्टेमेन, मेन मतलब मेल भाई। ओके, तो यहां पर एंड्रोशियम, गाइनोशियम सेम फ्लावर में है। ओके, तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ कि बाइसेक्सुअल हुआ? अच्छा, हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? ऑब्वियसली हम लोग यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होता है ना, या तो सेक्स यानी जेंडर। ओके, तो एक इंडिविजुअल में, जैसे अगर मैं हूं तो भाई मैं मेल हूं, मेरे अंदर मेलनेस है, मेल कैरेक्टर्स हैं, हाँ भाई नो डाउट। वैसे ही कोई जो लड़का यहाँ वीडियो देख रहा है वो मेल है, जो लड़की यहाँ वीडियो देख रही है वो फीमेल है ना। तो यानी एक बॉडी में एक ही जेंडर है तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे, यानी हम लोग यूनिसेक्सुअल्स हैं। वैसे ये फ्लावर क्या है, दिस इज यस बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक फ्लावर में दोनों जेंडर्स दिख रहे हैं, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये याद रहे। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे पपाया प्लांट। ओके, पपाया में भी एक पूरा प्लांट ही मेल प्लांट कहलाएगा, एक पूरा प्लांट ही फीमेल प्लांट कहलाएगा, बिकॉज उनके फ्लावर, एक का जो फ्लावर है वो सिर्फ मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है वो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करता है, ऐसे भी होता है। वैसे ये बाइसेक्सुअल है, टेंशन की बात नहीं है भैया। ओके, तो यहां पर हमने मेल और फीमेल पार्ट तो कर लिए, पर एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देना कि पेटल्स, ओके, पेटल्स जो ये रंग बिरंगे होते हैं, जिनमें खुशबू भी होती है और जिनमें जूस, नेक्टर भी होता है ना, हनी बीज के लिए, तो ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बनाया गया है, इसका फंक्शन क्या होगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है भैया, क्या प्यार है इसको इंसेक्ट से, हम देखेंगे आगे का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। एंड यहां पर जो सेपल है वो ग्रीन कलर का है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस तो एक फंक्शन उसका जुड़ ही जाएगा। इसके अलावा वो अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट भी देता है, और इसके अलावा ये जब फ्लावर जब बड कंडीशन में था, यानी जब ये कली था ये फूल, तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का काम भी सेपल कर रहा था। अच्छा, पेटल का दूसरा फंक्शन भी क्या है कि वो अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पर एक चीज, पेटल जो है वो रंग बिरंगा क्यों है वो यहां पर आपको पता चल जाएगा, है ना। हैविंग फ्रैग्रेंस, खुशबू है, रंग बिरंगा है, नेक्टर है, उसमें जूस है, वो सब कुछ क्यों है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन सर? देख लो यहां पर पॉलिनेशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने बताया कि यहां पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जरूरी है, और देखो कहां पर है फीमेल गैमेट, यहां पर है फीमेल गैमेट। सो दिस इज फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर कहीं पे, और यहां पर देखो मेल गैमेट इधर है। अब ये सब क्या है सर? ओवरी, और ये सब क्या है तो बताया नहीं मैंने। देख लो, जो गाइनोशियम है, जो ये बड़ा वाला पार्ट, वो यहां बना दिया मैंने, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर,
और जो एंड्रोशियम है छोटे छोटे वो यहां पर दिखा दे, ये वाला, दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट के क्या क्या, उसके क्या क्या सब पार्ट्स है देखो। इस ऊपर वाले पार्ट को, दिस इज वेरी स्टिकी होता है, इसके लिए इसको स्टिग्मा कहा जाता है। वेलवेटी स्टिकी होता है, वेलवेट अपीयरेंस होता है उसका, स्टिग्मा कहा जाता है उसको। और ये जो बड़ा स्टाइल से खड़ा है ना, इससे करके, यस दैट इज कॉल्ड स्टाइल, नाम भी उसका स्टाइल है। ओके, और स्टाइल के नीचे ये जो बल्जिंग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका भी लॉजिक बताऊंगा, पर फिलहाल स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये किसके पार्ट है? फीमेल पार्ट, यानी गाइनोशियम के। और एंथर और फिलामेंट, ये इसका जो ये स्टेम है इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें देखो, यहां पर है फीमेल गैमेट, इधर है मेल गैमेट, दिस इज कंटेनिंग हियर मेल गैमेट, यहां पर है। अब इसकी भी थोड़ी सी और इन डेप्थ देख लें तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। सो दिस इज बेसिकली ओव्यूल। ठीक है सर, ओवरी और ओव्यूल के बारे में थोड़ा बताओ। अरे जब ये फ्लावर जब सूख जाएगा, जब सारा जो प्रोडक्शन, जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके बाद ये अगर फ्रूट, जनरली फ्रूट अगर यहाँ आने वाला है, जो अक्सर होता ही है, तो ओव्यूल आगे जाके फ्यूचर में सीड का रूप ले लेता है, और ओवरी जो है, ओव्यूल बन जाएगा सीड, और सीड के ऊपर का किसका कोटिंग होता है भैया? जनरली एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, यस, कवर्ड सीड। किससे कवर्ड होता है? फ्रूट से भैया, फ्रूट से। तो यानी ओवरी आगे जाके बन जाएगा फ्रूट, और ओव्यूल आगे जाके बन जाएगा सीड। फ्यूचर में है क्या? अभी का नहीं बता रहा मैं, फ्यूचर में ये बन जाएगा सीड, ये बन जाएगा फ्रूट, याद रखें। ओके, अब देखो ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर है यहां पर फीमेल गैमेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर है फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट किधर है? मेल गैमेट किधर है? मेल गैमेट यहां है। मेल गैमेट भी ऐसे ही नहीं है, उसको भी कवरिंग है। यानी एंथर के अंदर होता है पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यानी दिस इज, मान लो कि मैंने एक यहाँ पर पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4, सो दिस इज पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? इस पॉलन ग्रेन के इनसाइड में क्या होता है? इसके अंदर होता है मेल गैमेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो यहां पर, इस ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट, और पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट। अब यहां पर जरूरी प्रोसेस क्या है? द फाइनल प्रोसेस, नीडेड प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट का मिलन। ये कब होगा भैया? जब ये फ्लावर मैच्योर होगा, जब ये फ्लावर जवान होगा, तो यहां पर इस चाहे इस फ्लावर में से, चाहे कोई और फ्लावर में से पॉलन ग्रेन, ठीक है, अब ये हवा की मदद से आ सकता है, इंसेक्ट्स की मदद से आ सकता है। मैंने बताया था इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पेटल। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि यहां पर प्रोसेस, बहुत जरूरी प्रोसेस, पॉलिनेशन में इंसेक्ट हेल्प करेगा। इंसेक्ट आया, एक फ्लावर पे बैठा, एक बार उसके सिर पे पॉलन ग्रेन लग गया, चिपक गया यहां पर, ठीक है, और फिर ऐसे कांटेदार सिर होता है उसका भी, ठीक है, इंसेक्ट का, तो उस पर वो चिपक गया पॉलन ग्रेन। फिर वो उठा, फिर वो जूस लेने के लिए बैठा, तो कभी हुआ कि स्टिग्मा पे चिपक गया, उसका सिर वहां पे लगा, तो स्टिग्मा क्योंकि स्टिकी है तो वो पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ जोड़ लेगा या चिपका लेगा। तो यानी इसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन, एक या एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो यहां से जो पॉलन ग्रेन ऐसे जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पॉलिनेशन नहीं होता तो भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय मतलब क्या? पॉलिनेशन के बाद ही होगा फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, लिखते भी जाना भाई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट, या फिर कह सकते हो एंथर टू स्टिग्मा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल to female part is called pollination, and pollination is followed by, इसके बाद क्या होगा? fertilization होगा। ठीक है, तो पहले pollination को ही समझ ले थोड़ा सा, कि pollination भी भैया दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सुना ही होगा आपने, अरे यार ये चीज तो
काफी टाइम से। बच्चे और कोई चैप्टर के बारे में जाने या ना जाने, पर रिप्रोडक्शन के बारे में सब लोगों ने पीएचडी कर ली है भैया, हम सल्यूट करते हैं इस चीज के लिए, किया है ना भाई। क्योंकि ये चैप्टर में अगर किसी को इंटरेस्ट ना है ना तो भैया वो नॉर्मल नहीं है, ये समझ लो। इसमें तो इंटरेस्ट होना चाहिए, इंसान को ऐसा बनाया गया है, इंसान क्या हर ऑर्गेनिज्म को ऐसा बनाया गया है कि वो, ये समझ रहे हो बात को आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी क्या? पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, आगे की कहानी हम देखेंगे क्या होगा। पर पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या? सेम फ्लावर में से अगर उसके पॉलन ग्रेन, उसी के फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गया तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पर अगर मान लो कि दो अलग अलग फ्लावर्स, यहाँ का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है, सेम फ्लावर के विदिन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर के विदिन हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया भैया। आगे का काम देखते हैं। आगे का काम क्या होगा कि अब अभी भी देखो दूरियां हैं, यहां पर है मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर, यहां पर ये सब मेल गैमेट्स है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट यहां है, फीमेल गैमेट से कैसे यहां टपका नहीं दिया जाएगा, है ना, इज्जत से पहुंचाया जाएगा। तो अभी इज्जत से कैसे पहुंचाया जाएगा सर? इज्जत से कैसे पहुंचाया जाता है, लेट्स सी। तो यहां से ना पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ट्यूब से एक्सटेंड करते हैं। अगर आपने ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली जो थिग्मोट्रोपिज्म, नॉट थिग्मोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म वाला पार्ट है, उसमें प्लांट्स में मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल। नाउ दिस इज द केमिकल के रिस्पॉन्स में ये चीज ग्रो हो रही है। व्हाट इज दिस? पॉलन ग्रेन से जो चीज ग्रो हो रही है, दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। तो यानी पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है तो सब अपना अपना पॉलन ट्यूब को यहाँ ग्रो करके और इधर से एक्सटेंड करना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि उनको अपना अपना वो चाहते हैं कि भाई मेरा पॉलन मेल गैमेट जो है आगे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करे। तो इनके बीच में भी रेस होगी, है कि नहीं भाई? रेस होगी। 3 इडियट्स तो देखा ही होगा, जैसे स्पर्म के बीच में रेस होती है वैसे यहां भी रेस होगी। और इसमें से जो पॉलन ट्यूब बहुत ज्यादा एक्साइट होके जाएगा, सबसे पहले पहुंचेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा ऑब्वियसली। तो ये जा रहे हैं और यहां पर एक मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई सर? मुसीबत ये है कि ये जो ऐसा लग रहा था कि भाई ये खुला है, कोई मुसीबत नहीं होगी, यहां पर ये आगे से बंद है, ये रास्ता आगे से, ये गेट बंद है। ठीक है, ये रास्ता ही बंद है। एंड व्हाट इज दिस? यहां से एक आवाज आ रही है, चला जा चला जा चला जा। क्या मजाक कर रहे हो सर? चला जा कैसी आवाज आएगी फ्लावर में से? अरे सही है भाई, इस पार्ट को ही क्या कहा जाता है? इस ऊपर के पार्ट को जो बंद है, इस पार्ट का ही नाम है चला जा। चला जा, कोई रास्ता नहीं है, चला जा। अब यहाँ पे जितने भी पॉलन ट्यूब आ रहे थे एक्साइट होके, वो निराश हो गए। यार क्या यार, इतना मेहनत से आए मेल गैमेट को देने, पर वहां पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, चला जा। तो यहाँ पे जो कुछ पॉलन ट्यूब थे वो निराश होके यार निराश हो गए, वो चले जाने लगे। और इसमें से जो सबसे समझदार वाला बंदा था, जो बहुत एक्साइटेड था, वो एक्चुअली समझ गया सिग्नल को। वो ये समझा कि भैया चला जा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ भाई, आगे आंसर क्या था वो? यस, चल आ जा। तो यहां पर ये एक्चुअली क्या बोल रहा है कि भैया रास्ता तो सिंपल नहीं है, पर रास्ता है, चल आ जा। कहां से रास्ता है? देखो ये पीछे की साइड से, यानी आगे से बंद है, लेकिन ये नीचे की तरफ से। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक्चुअली ये इतना डेप्थ में आपको 10th में नहीं है, पर फिर भी समझ लो, इस पार्ट को कहते हैं माइक्रो, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है, जो यहां से पॉलन ट्यूब आएगा और इधर से एंट्री मारेगा, पीछे से एंट्री मारेगा, पीछे के दरवाजे से एंट्री मारेगा। सो यहाँ के आगे के पार्ट को चला जा बोलते हैं, चला जा भाई चला जा। लेकिन जो समझदार है वो समझा कि नहीं भाई चला जा नहीं बोल रहा, चल आजा बोल रहा है, इधर से साइड से आजा। और यहाँ से उसने अपना पॉलन ट्यूब, जो सबसे पहले जा रहा था, उसने अपना पॉलन ट्यूब यहाँ पर इंसर्ट किया और इधर एक्चुअली अब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा। फाइनली एंड पे आ गए हम। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट से आएगा वो क्या है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से जुड़ा है, एंड दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। भैया क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? ये तो सुना ना। तो देखो यहां डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ओव्यूल है ना,
ओव्यूल यानी ये हिस्सा, इसमें हम देख पा रहे हैं कि भैया यहां पर है फीमेल गैमेट, तो दिस इज अ फीमेल गैमेट, और इधर पे ना डाइप्लॉइड, दो मतलब कहो तो दो पोलार न्यूक्लियाइज होते हैं, टू पोलार न्यूक्लियाई ऐसा प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, इधर एक फीमेल गैमेट और इधर दो पोलार न्यूक्लियाई, ओके। और जो यहां से पॉलन ट्यूब आ रहा है ना, वो ट्यूब है ना दो मेल गैमेट ले आता है, एक मेल गैमेट नहीं लाता, यहां से आते हैं टू मेल गैमेट्स। अब ये दो मेल गैमेट्स में से, दो मेल गैमेट क्यों आए, इधर तो एक ही फीमेल गैमेट है, देखो क्या होगा, दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जाएगा यहां पर और एक मेल गैमेट जाएगा इधर पे, ठीक है। नाउ ये दो जगह पे फर्टिलाइजेशन, ये दो जगह पे फ्यूजन हो रहा है, इधर दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं और इधर बाराती आपस में पार्टी कर रहा है। क्या है भैया ये प्रोसेस, नाउ दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, इसको कहते हैं सिंगैमी। सिंगैमी, गैमी यानी शादी, सिंग मतलब आपस में यहां पर सिंक्रोनाइज्ड शादी हो रही है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, शुभ मंगल सावधान, यहां पर सिंगैमी चल रहा है। और यहां पर जो ये मिल बैठे हैं तीन यार, आप मैं और पता नहीं, तो ये जो तीन लोग यहां बैठ गए हैं, ये दो पोलार न्यूक्लियाई और ये एक मेल गैमेट, तीन लोगों का यहां पर मिलन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर एक हो गया सिंगैमी और इधर पे हो गया ट्रिपल फ्यूजन। सर ये क्यों हुआ, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, है ना। तो ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल में ये सारी चीजें हुई है जो आगे जाके सीड बनने वाला, याद रहे आगे जाके सीड बनने वाला है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, वो सवाल फिर आ गया, तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज देयर आर टू मेल गैमेट्स, ध्यान से सुनना, टू मेल गैमेट्स, वन fuses with the female gamete, the process is called syngamy, and the other male gamete fuses with two polar nuclei and the process is called triple fusion। तीन लोग मिल गए इसके लिए ट्रिपल फ्यूजन, एंड बिकॉज ये दो जगह का फ्यूजन हो रहा है, इसके लिए ओवरऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डबल फर्टिलाइजेशन। दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन। एंड अब देखो मैंने कहा कि भाई इसका काम क्या है, इसका व्यूज क्या है, तो यहां पर देखो ओव्यूल मैंने बताया कि आगे जाके बनने वाला सीड, ये आगे जाके सीड बनेगा, और सीड यानी क्या, एक फ्यूचर प्लांट है, एक जीव है उसके अंदर, और वो जीव कैसे जिंदा रहेगा जब तक वो सीड में है ना। मान लो कि वो सीड जब बनेगा तो ऐसा नहीं कि उसी दिन हम उसको जमीन में गाड़ देंगे, कुछ टाइम तो वो बाहर रहेगा, तब तक उसको खाना कैसे मिलेगा उस जीव को, उस लाइफ को। तो उस लाइफ को खाना मिलने के लिए ये व्यवस्था की है, ये बंदोबस्त किया गया है। तो जब ये सीड बनेगा ना, तो सीड के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक जो एक्चुअल लाइफ है और एक उस लाइफ को तब तक जब तक वो सीड में है तब तक उसके लिए खाना कौन देगा, तो बाकी पार्ट उसका फूड है। सो दैट फूड जो पार्ट है उसको कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऑयल रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उस लाइफ को देने वाला फूड जो सीड के अंदर रहेगा। सो दिस इज बेसिकली सीड, जो ओव्यूल आगे जाके सीड बना है। और फूड जो है वो किसकी वजह से बना, इस ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन वाला जो प्रोसेस है इसकी वजह से बना। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड, फूड नहीं कहते इसको, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंड जो ये लाइफ है इसको लाइफ नहीं कहा जाता, ये इसको कहा जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो यानी सीड के दो पार्ट कौन से, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो क्या है, जो एक्चुअल लाइफ है उसके अंदर की, सीड के अंदर की। एंडोस्पर्म क्या है, जो फूड है टेम्पररी, जो जब तक वो एम्ब्रियो अंदर है तो उसको जिंदा रखने के लिए उसको फूड की जरूरत होगी, दैट इज एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कैसे बना, ये लाइफ कैसे बनी, सिंगैमी से, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन से, एक्चुअल शादी से बच्चा हुआ ये। और उस बच्चे का खाना किसने बनाया, ये बारातियों ने, ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ, जिसने शादी करा है वो लोगों ने बनाया, भाई इनको खाना भी तो चाहिए होगा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन से बना फूड यानी एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो बना सिंगैमी प्रोसेस से। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस करना है, यस, वो चैप्टर, वो पार्ट जिसका हमको इंतजार होता है 10th में, और क्यों ना हो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज अवेयरनेस के लिए सरकार भी कहती है, पर काफी स्कूल्स में इसको ये चैप्टर स्किप कर दिया जाता है, अगर कराया भी जा रहा है तो डिटेल में नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। होप भाई ऐसा ही हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और उन टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर
आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाइए ये चैप्टर, भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये नहीं पढ़ाई जाएगी, सपोज वो 10th के बाद अगर साइंस नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि भाई उनको अवेयरनेस नहीं है, पर सही गाइडेंस देना ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में, तो ज़रूर अपने बच्चों को ये चीज़ पढ़ाइए, इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्टिंग विद, यहाँ पर मैंने 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए हैं। यस, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एंड यस दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो हैं जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये है टेस्टिस, जो एग्जैक्टली बिकॉज वी नो कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फाइनल एम जो है वो क्या है, इट इज मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब वो 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। तो एग्जैक्टली हमको ये देखना होगा कि मेल गैमेट बनता कहां पर है, तो ये वो पार्ट है टेस्टिस। अगर सिंगुलर में बोलो तो TES होता है, प्लूरल में ऑब्वियसली प्लूरल में प्रेजेंट होता है TES। ओके, तो ये जो टेस्टिस है ये वो पार्ट है जो एग्जैक्टली क्या करता है, मेल germ cell, that is sperm को प्रोड्यूस करता है। सो दिस प्रोड्यूसेस मेल germ cell called sperm। ठीक है, पता होगा भाई, इसका तो पिक्चर आपने न जाने कई बार देख लिया होगा। स्पर्म है ना, एक ऐसा कुछ फिश की तरह देखने वाला स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये स्पर्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर होता है मेल गैमेट। ओके, सो बेसिकली यू कैन कॉल दिस एज मेल जर्म सेल, दिस इज कंटेनिंग मेल गैमेट। और सिर्फ यही नहीं, टेस्टिस का और एक काम है, ये चीज तो हमको पता ही है, हार्मोनल सिस्टम में हमने पढ़ा होगा कि टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन कौन सा वाला होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये भी प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल के अंदर मेल चेंजेस आते हैं, है ना, बॉडीली बिहेवियरल जो भी मेल वाले चेंजेस होते हैं वो इस वजह से होते हैं, इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये चीज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कवर करी है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए चैनल पे, उसको भी मैंने क्रिएट कर दिया है। ओके, सो टेस्टिस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्या करता है, जो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रोडक्शन करता है मेल जर्म सेल का कॉल्ड स्पर्म, जिसके अंदर मेल गैमेट होता है। इसके अलावा ये मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये टेस्टिस जिस स्किन के अंदर, जिस स्किनी बैग के अंदर ये होता है, उस स्किन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। अब सवाल ये उठता है कि टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं लोकेटेड है, जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है, टेस्टिस को क्यों अलग से एक स्किन में बॉडी के बाहर लोकेट किया गया है? इसलिए क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो थोड़ा सा, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। सो अ लिटिल लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर टेस्टिस को बॉडी से या अब्डोमेन से थोड़ा बाहर लोकेट किया गया है। सो यहाँ पर स्क्रोटम जो है एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स दैट लो टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। याद रहे कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, एग्जैक्टली हमारे बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकता, इसीलिए टेस्टिस जो है वो अब्डोमेन से बाहर लोकेट किया गया इन दैट सेपरेट स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, इसके बाद ये जो टेस्टिस है, ये अगर जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो स्पर्म कौन से रास्ते जाएगा, यू कैन सी दिस स्पर्म विल गो थ्रू दिस ट्यूब और दिस डक्ट, यानी ये वो स्पर्म डक्ट है जिसको हम वास डिफरेंस भी कहते हैं। ओके, सो टेस्टिस से जो स्पर्म बनेगा वो स्पर्म डक्ट से यहां से ऐसे जाएगा और इस रास्ते से, यानी इस यूरेथ्रा वाले रास्ते से पेनिस के थ्रू वो आगे का रास्ता तय करेगा। हाँ जी भाई, आगे का रास्ता तय करेगा जब जाना होगा तब, ऐसा नहीं कि 24 घंटे लाइन चालू रहती है। ओके, तो यहां पर ये रास्ता है एग्जैक्टली स्पर्म का। अब आप एक चीज और देख सकते हो कि ये जो यूरेथ्रा है ये सिर्फ स्पर्म का रास्ता नहीं है ना, ये एक कॉमन ट्यूब है जो यूरिन के लिए भी बना है, यूरिन भी यहीं से पास होता है, स्पर्म भी यहीं से पास होता है। सो यूरेथ्रा इज दैट ट्यूब, in case of male reproductive system, urethra is that tube which forms the common passage for sperm as well as urine. Okay, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये किडनी से आया हुआ यूरेटर जो यूरिन कैरी करके ला रहा है, यहाँ पे स्टोर करता है और टाइमली यहाँ पर यूरिन यहाँ से पास किया जाता है।
सो यूरेथ्रा जो है यहां से स्पर्म और यूरिन दोनों ही पास करने वाली कॉमन ट्यूब है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो इस सिस्टम में एक और चीज है, ये देखो ये दो ग्लैंड्स जो यहां पर दिख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम है इनका फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है तो भाई बताना जरूरी है। सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम यह है कि जब स्पर्म आने वाला होगा तो स्पर्म के स्विम करने के लिए एक फ्लूइड मीडियम बनाना, और साथ में उस स्पर्म को अपना जो भी रास्ता वो तय करेगा उतने रास्ते के लिए उसको फूड की जरूरत होगी, वो नरिशमेंट भी स्पर्म को कौन प्रोवाइड करेगा, इससे निकला हुआ फ्लूइड, है ना। अब सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है उसको सेमिन कहते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो अलग से नहीं आएगा, इनको कंबाइन बोला जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। तो आपको ऐसे लिखना है, दे सेक्रीट या दे प्रोवाइड सेक्रीशन, दे प्रोवाइड secretion which help in easy passage of sperm। स्पर्म का रास्ता आसान बनाता है, उसको स्विम करने में हेल्प होता है, जब कोई फ्लूइड रहेगा तो आसानी से वो पास हो पाएगा। एंड ऑल्सो दिस सेक्रीशन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। याद रहे, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का दो फंक्शंस, एक कि जो सेक्रीशन सेक्रीट करता है, जो फ्लूइड सेक्रीट करता है, उस फ्लूइड से स्पर्म का फ्लो होना उसकी मदद से आसान हो जाता है, उसके अंदर से आसानी से स्पर्म स्विम करके जा सकता है। और दूसरा कि वो फ्लूइड स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। याद रहे, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि एग्जैक्टली जो मेल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें याद रहे कि एक टेस्टिस जो मेल जर्म सेल यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है पेनिस विच इज द एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये वो ऑर्गन है जिससे फीमेल बॉडी में स्पर्म को डिलीवर किया जाएगा। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्पर्म है वो उसको यहां पर फीमेल से, मतलब पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें, उसके बाद हम देखेंगे कैसे वो फ्यूजन होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे यहां पर टेस्टिस है वैसे यहां पर ओवरी है, एक इधर है एक इधर है। तो ये ओवरी क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल जर्म सेल, जिसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। सही है ना, ओवम कहते हैं। और जैसे यहां पर टेस्टिस जो है स्पर्म के साथ में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ओवरीज का काम क्या है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये दो चीजें यहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, ये दो हार्मोन्स यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर इस केस में आप देख सकते हो कि और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये एग्जैक्टली ओवम प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो फीमेल हार्मोन है वो एग्जैक्टली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी फीमेल चेंजेस हैं वो सब इस हार्मोन की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से फीमेल्स के अंदर होंगी। ठीक है, आपको पता होगा मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का चेंजेस, जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। प्यूबर्टी यानी तुम मेनली कॉमन टर्म्स में उसको टीनेज कह सकते हो, जिसमें सारे एडोल्टेंस वाले चेंजेस होते हैं, 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा, राइट। मेल्स के अंदर डिफरेंट, फीमेल्स के अंदर डिफरेंट। नहीं तो बचपन से लेके, ठीक है ना, बचपन से लेके हम अराउंड 10-11 ईयर्स तक जो मेल्स और फीमेल्स में नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ होता है, दोनों में कॉमन। पर इस 10 या 11 ईयर्स के बाद जो है हमारे अंदर जो फीमेल्स है उनके अंदर फीमेल चेंजेस, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना चालू जाता है, और मेल्स में अलग चेंजेस होते हैं। दोज चेंजेस आर कॉल्ड एडोलसेंस, और जिस पीरियड में होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे यहां पर पेनिस था, दिस वाज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या है, इट इज वेजाइना, जहां से पेनिस और वेजाइना का कांटेक्ट होगा, और इस वजह से पेनिस जो है वो वेजाइना के अंदर स्पर्म डिलीवर कर पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
जैसे यहां पर टेस्टिस है वैसे यहां पर क्या है, ओवरी है, और जैसे यहां पर पेनिस है वैसे यहां पर वेजाइना है। ओके, अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये एग्जैक्टली इस केस में जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब कि अगर ये मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है इनका फ्यूजन हुआ तो एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहां से स्पर्म पास होगा, और मान लो अभी मैं फीमेल ऑर्गन्स के या पार्ट्स के मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा, पहले ये चीज बता दूं उसके बाद फिर हम डिटेल पे आएंगे। तो अगर मान लो कि ये स्पर्म गया, और आपको पता होगा स्पर्म जो है ना उस एग्जैक्टली जब कॉपुलेशन वो प्रोसेस यानी मेटिंग कॉपुलेशन कहो या सेक्सुअल इंटरकोर्स कहो, जब एग्जैक्टली वो प्रोसेस होने वाला होगा या होगा उसी पॉइंट पे यहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस फ्रेश स्पर्म प्रिपेयर करता है, और एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं। उसका रीजन भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये रास्ता इतना डिफिकल्ट है कि जो सबसे जो नॉर्मल स्पर्म्स होंगे वो यहाँ से पास भी नहीं हो पाएंगे, जो हेल्दीएस्ट स्पर्म होगा वही यहाँ पर आगे जा पाएगा, और नेचर भी यही चाहता है कि जो हेल्दीएस्ट स्पर्म है वही जाके एग को फर्टिलाइज करे। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्यूबर्टी के स्टार्ट होते ही एग का, एक्चुअली देखो एग जो होता है ना या ओवम जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर बाय बर्थ ही इस फीमेल के अंदर मिलियंस ऑफ ओवम रहेंगे, बहुत सारे ओवम रहते हैं। अब मिलियंस नहीं तो मतलब काफी सारे, जितने भी ओवम्स उनके लाइफ टाइम में होने वाले वो सब इमेच्योर एग के फॉर्म में उनके अंदर बाय बर्थ ही होता है। पर ये एग मेच्योर होना कब शुरू होता है, ये दैट स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्ट में ये एग एक एक करके मेच्योर होता है, हर एक मंथ में या 28 डेज में कहो, ठीक है, एक एग मेच्योर होता है। और एग के मेच्योर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या कहा जाता है इसको, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो मान लो कि मैं अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कि यहां से स्पर्म जाएगा, तो सपोज कि अब ये यहां पर इस पार्ट में एक एग मेच्योर हुआ है ना। तरीका क्या होता है, एक मंथ में इधर एक एग मेच्योर होगा, अगले मंथ में यहां पर एग मेच्योर होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में इधर होगा, तो ये ऐसे अल्टरनेट रहता है, एक एक मंथ में एक एक साइड में एग मैच्योर होगा, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, पर ये एक टाइम पे एक ही एग यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर कॉपुलेशन या मेटिंग वाला प्रोसेस हुआ जिससे पेनिस ने वेजाइना के अंदर स्पर्म डिलीवर किया, तो ये स्पर्म जो है यहाँ से एग्जैक्टली इस रास्ते बहुत सारे जो भी स्पर्म जा रहे हैं, अब यहां से जो स्पर्म गया उसका तो भाई पोपट हो गया, क्योंकि वो एग्जैक्टली वहां पर तो कोई मैच्योर एग था ही नहीं, हाँ भाई पोपट ही हो गया। और यहां पर इस तरफ से जो स्पर्म सबसे पहले जाके इस एग को फर्टिलाइज करेगा, है ना, वहीं पे फ्यूजन प्रोसेस होगा जिसमें ओवम और स्पर्म फ्यूज होके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जाइगोट फॉर्म करेंगे, यानी वो पहला डाइप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे उस नए ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो ये चीज ऐसे नॉर्मली इस तरीके से होगी, और आगे जाके यही जाइगोट जो है वो फिर मल्टीप्लाई करता जाएगा, या कहो तो सेल डिवीजन होता जाएगा, और वो ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू बन जाएगा, और उस टिश्यू को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। पर वो सारा प्रोसेस यही नहीं होगा, वो प्रोसेस जो है यहाँ पर वो एम्ब्रियो धीरे धीरे इस रास्ते वापस आएगा, और यहाँ पर आके इन वॉल्स पे आके वो एम्ब्रियो या वो टिश्यू अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वॉल्स के बारे में भी थोड़ा बता दें, ठीक है। वैसे इस अटैचमेंट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। याद रखना अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो यहां पर इस पार्ट को एक्चुअली ये पूरा डेवलप हो जाता है, ब्लड वेसल्स हो जाते हैं यहां पर, इस पार्ट को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा पे एम्ब्रियो का ये अटैचमेंट, दिस अटैचमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यहां पर बेबी जो है वो इसी पार्ट में डेवलप होता है, इसी को आप ये जो यूट्रस जिसको कहा गया है, ये वो पार्ट है जहां पर बेबी ग्रो होगा। तो प्लेसेंटा जो है वो कैसे प्रिपेयर्ड रहता है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यहां पर जब फीमेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट के साथ मैंने बताया कि एग मैच्योर होना चालू होता है। तो सिर्फ एग मैच्योर नहीं होता, मान लो कि ये प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, तो यहां पर ये एक एग जो है वो मैच्योर हुआ है, और इस एग के मैच्योरेशन के साथ में एक चीज और हुई है, दैट इज
ये जो यूट्रस है ये अपने आप को तैयार करता है, ताकि अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको एम्ब्रियो अपने ऊपर अटैच कराना होगा। इसके लिए एम्ब्रियो को नरिशमेंट एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड करना होगा। तो यूट्रस का अंदर का जो वॉल्स है वो बहुत सारा ब्लड वेसल्स प्रिपेयर करता है, ठीक है। और ये कब प्रिपेयर हो रहा है? उसी दौरान जब यहाँ पर ये एग जो है मैच्योर हो रहा था, यानी उस 28 दिन का जो प्रोसेस है, जब ये एग मैच्योर होगा उतने ही टाइम में यहाँ पर ये वाला पार्ट में जो ब्लड वेसल्स है वो तैयार हो जाएंगे, बहुत सारा नेटवर्क आ जाएगा ब्लड वेसल का, और इस ब्लड वेसल का ये जो पार्ट फॉर्म हुआ इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहां पर इस एग के हर मंथ में एक एग भी प्रोड्यूस होगा, या कह सकते हो मैच्योर होगा, और उस ओव्यूलेशन के साथ, उस एग के मैच्योर होने के साथ यहां पर यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा टू रिसीव द एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा का प्रिपरेशन, ये ब्लड वेसल का प्रिपरेशन करेगा एवरी मंथ। तो क्या होगा कि अगर ये जो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्पर्म पहुंचा, अगर ये स्पर्म नहीं पहुंचा, नहीं ऑब्वियसली हर महीने तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो नॉर्मली क्या होता है? तो ये एग जो है ये डैमेज हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगा, और इससे ब्लड का डिस्चार्ज वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगा। एंड अबाउट हर 28 दिन में या हर 30 डेज में, या कहो तो एवरी मंथ ये डिस्चार्ज जो है ब्लड का होता रहेगा इन केस ऑफ फीमेल्स। ऑब्वियसली बचपन से स्टार्ट नहीं होगा, कब से स्टार्ट होगा? जब से ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ। ओव्यूलेशन कब स्टार्ट हुआ? विद द प्यूबर्टी का स्टार्ट। अब सब फीमेल्स में ऐसा नहीं कि एक ही एज पे स्टार्ट होगा, किसी में आगे किसी में पीछे, ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक एज पे ये चीज शुरू हो जाएगी। और एवरी मंथ ये डिस्चार्ज जो है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसको नॉर्मली कॉमन टर्म्स में पीरियड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये फीमेल्स में एवरी मंथ ये साइकिल चलेगा। ओव्यूलेशन के साथ साथ में ये ब्लड का जो वेसल्स है वो प्रिपेयर होगा, प्लेसेंटा का प्रिपरेशन होगा, ताकि अभी अगर फ्यूचर में कभी ऐसा मैकेनिज्म हुआ तो उस जाइगोट को या उस एम्ब्रियो को यहाँ पर अटैच करना होगा। एंड इस अटैचमेंट के बाद वो धीरे धीरे वो एम्ब्रियो नरिशमेंट लेता रहेगा और अपना वेस्ट वहां पे देता रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आ गई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? कि वो अपने ऊपर एम्ब्रियो को रिसीव कर ले और फिर उस एम्ब्रियो को नरिश करता जाए और उससे वेस्ट कलेक्ट करके और उसको मतलब जगह पे डिस्पोज भी किया जाए। तो यहां पर इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड टेकिंग अवे द वेस्ट, ये काम रहेगा उस प्लेसेंटा का। और धीरे धीरे ये टिश्यू ग्रो होते होते, ठीक है, एक नए जनरेशन का बॉडी पार्ट्स उसमें डेवलप होना चालू होगा। और उस बेबी का बॉडी पार्ट्स जब डेवलप होना स्टार्ट होगा तो वैसे कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? उसको फीटस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, पहले एक सिंगल सेल था तो जाइगोट, फिर टिश्यू बना तो उसको हमने एम्ब्रियो कहा, फिर अब जब उसमें बॉडी पार्ट्स बनने लगे तो उसको हमने फीटस कहा। और फिर ये जो जेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, जो 9 मंथ का या समझो 40 वीक्स का जो ये साइकिल है, इसमें ये बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा ह्यूमंस की अगर हम बात करें, और उसके बाद में फिर वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू उसको डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये प्रोसेस फीमेल्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है मेल्स की कंपैरिजन में। तो इस वजह से अब फीमेल्स पे जिम्मेदारी जो है इस चीज़ की ज़्यादा रहेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के केस में मेल्स को भी इस मामले में जब ये लोग एज अ कपल होंगे तो इनको आगे का जो प्रोसेस है, भाई बच्चा करना है नहीं करना है, कब करना है, ये चीज़ बहुत सोच समझ के करनी होगी। तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हमको देखना होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक ट्विंस वाला ये क्वेश्चन भी आते रहता है कि सर ट्विंस कैसे होते हैं। तो ट्विंस होने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो ये कि कभी बाई चांस ये फीमेल पार्ट में क्या हो सकता है ना, कि एक साथ 2 एग मैच्योर हो सकते हैं। मान लो इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, या एक साइड में 2 हो गया, एक साथ 2 एग मैच्योर हो सकते हैं, और फिर 2 स्पर्म जाएगा उसको फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। 2 जाइगोट फॉर्म हुआ। और एक होता है जिसमें मोनोजाइगोटिक, उसमें क्या होता है, एक ही एग था, स्पर्म गया, और वो एक जो जाइगोट जो फॉर्म हुआ वो आगे जाके वो जाइगोट 2 पार्ट्स में बट गया, ठीक है, यानी एक ही जाइगोट 2 में बट गया, दैट विल बी कॉल्ड मोनोजाइगोटिक। और नॉर्मली मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही आइडेंटिकल होते हैं। डाइजाइगोट जो अलग अलग
ओवम के फर्टिलाइजेशन से हुआ है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक थी, कम से कम इसको हमको क्लियर करना था। और इसके अलावा यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ पर कर ही ली हैं डिस्कस। अब हम यहाँ पर आगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है वो चीज़ भी समझ लेते हैं। अरे यार इसको मिटा दिया, तो कोई बात नहीं। अब इसमें दिस पार्ट वॉज कॉल्ड सर्विक्स, इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली। ये भले ही उस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी ना हो उसके ज़िंदा रहने के लिए, फिर भी इसको लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑल दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ये भले ही उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल ना हो, पर उसके स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए एसेंशियल है, इसलिए हम इसको लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जब हम ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ डिसीजेस भी है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहते हैं उनको, एसटीडीज। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस खतरनाक वाले भी होते हैं। इसमें आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि नेम एनी टू वायरल एसटीडीज। वायरल एसटीडीज में दो है, एचआईवी और वार्ड्स, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको। और बैक्टीरियल में गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस बैक्टीरियल एसटीडीज, बैक्टीरिया से हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज गोनोरिया एंड सिफिलिस। और जो वायरस से हुआ एसटीडीज है उसमें एचआईवी, एड्स और वार्ड्स। तो ये दो चीज आप याद रखें। और इससे जुड़ा हुआ ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो भाई उससे बचने का क्या उपाय है? तो उससे बचने का उपाय ये है कि वी कैन यूज अ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में क्या क्या आता है, क्योंकि सिर्फ एसटीडीज ही नहीं, प्रेगनेंसी भी मोस्ट काफी टाइम पे प्रेगनेंसी भी अवॉइड करनी हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो उसको रोकने के लिए भी यहां पर ये टेक्निक्स काम आएंगी। तो इसमें आपको 4 मेथड्स जो है वो एटलीस्ट पढ़ने हैं। कौन सा है इसमें? सबसे पहला है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। सेकंड है कौन सा वाला था भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। थर्ड है इसके अंदर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और चौथा है यहां पर सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो यहां पर इन ऑल हमको कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ओके, 4 मेथड्स आपको याद रखने हैं इसमें, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को, फीमेल्स के अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के काम में आ सकता है। और इसमें से एक जो है ये वाला जो यहां पर होगा वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है उसको रोकने के भी काम में आ सकता है। सो मैकेनिकल बैरियर में क्या आता है? यस, ये आता है, क्या है भाई? कॉन्डम्स। यस, मैकेनिकल बैरियर्स में यानी क्या? यानी ये एक ऐसी कवरिंग होती है जो पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, और इसके साथ जब इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म, बिकॉज ये एक प्लास्टिक टाइप एक कवरिंग होगी, ठीक है, नॉट प्लास्टिक पर एक कवरिंग ऐसी जो स्पर्म को आगे बढ़ने नहीं देगा। ओके, सो अब ये फीमेल्स के लिए भी ऐसे एक डायफ्राम कहते हैं उसको, वो फीमेल्स के लिए भी आता है, जिसमें फीमेल के इस वेजाइनल पार्ट में उसको इंसर्ट किया जाएगा, और फिर जब इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इसमें भी स्पर्म जो है वो यहाँ से रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ओके, सो मैकेनिकल बैरियर एसटीडीज को रोकने के काम में आ सकता है, और शॉर्ट टर्म में प्रेगनेंसी को। शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि ये जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक बार में एक ऐसे यूज होगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार एक चीज़ ले ली, खरीद लिया, आप जिंदगी भर चलेगा, ऐसा तो नहीं है ये। ओके, तो ये मैकेनिकल बैरियर। फिर इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी वो गोलियां, देर आर, ऐसे नहीं कि कोई भी गोली, जो हम काफ़ी सारे आते हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, पर ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं
जो बहुत हार्ड होते हैं और जो फीमेल्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, आगे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी ऐसे कंडीशन डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन गोलियों की बात नहीं कर रहा, ये वो हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, जिसमें एवरीडे फीमेल को वो गोलियां कंज्यूम करनी है और इससे वो लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ प्रेगनेंसी के बारे में अगर कहें अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी क्या, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के पहले वाली प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है, वो तो है, पर इसके अलावा शादी के बाद भी फीमेल काफ़ी टाइम ऐसा चाहती है कि उनको अभी प्रेगनेंसी ना हो। जैसे मान लो कि अभी फीमेल की जस्ट शादी हुई है और वो नहीं चाहती कि अभी 1 साल तक या 6 महीने तक बच्चा करे, ठीक है, या प्रेग्नेंट हो, तो ये अगर उस दौरान भी उसको प्रेगनेंसी हो गई तो दैट विल बी अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर और एक सिचुएशन कब हो सकता है, जैसे कि समझो एक बच्चा अभी हुआ है और एक बच्चे के बाद जो नेक्स्ट बच्चा उनको चाहिए उसमें 3 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। तो अगर वो अवॉइड कर रही है और उसके बीच में मतलब एक बच्चा हुआ और जस्ट उसके 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, तो दैट प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अनवांटेड फॉर हर। तो ऐसा वाला प्रेगनेंसी भी अनवांटेड हो गया। या फिर और कौन सी केस में अनवांटेड होगा, जैसे कि मान लो एक कपल ऐसा है जिन्होंने प्लान किया था 2 बच्चे होने का, उनको 2 बच्चे हो गए और उसके बाद फिर वो लोगों ने चाहा था कि बच्चे ना हो और फिर प्रेग्नेंट हो गई वो लेडी, तो दैट इज अगेन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ऐसे सब प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर ये मेथड्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर्स ये तो शॉर्ट टर्म में है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि अगर फीमेल चाहती है कि भाई अभी शादी हुई है और 6 महीने तक बच्चे नहीं चाहिए, तो आइदर मेल कैन यूज दिस, और या फिर ये फीमेल जो है ये पिल्स का कंजम्पशन कर सकती है लेकिन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और ये हार्मोनल चेंजेस लाता है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। और इसके अलावा IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में आता है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर का टी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो डॉक्टर्स की मदद से यहां पर इंसर्ट कराया जा सकता है। ठीक है, इस सर्विक्स वाले पार्ट में, जिससे स्पर्म जो है वो आगे जाने से प्रिवेंट होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉपर टी। ओके, इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर भेज के रखने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और ये जो डिवाइस है ऑब्वियसली कितने टाइम के लिए होगा, कितने टाइम के लिए ये हेल्प करेगा प्रेगनेंसी रोकने में, तो दैट इज 2 ईयर और 3 ईयर। मतलब जनरली ये कब यूज किया जाएगा, जब फीमेल को एक बच्चा हो गया, अगला वो 3 साल तक बच्चा नहीं चाहती, सो शी विल यूज दिस। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या है, ये सर्जरी है बेसिकली, जो कब काम आएगी, जब फीमेल चाहती है कि भाई कभी अब बच्चे ना हो। अभी हमारे पास जो जैसे उनको मैंने बताया कि एक कपल है, उनको 2 बच्चे हो गए, अब नहीं चाहते वो बच्चे हो, तो ऐसे केस में जो परमानेंट सोल्यूशन जो ढूंढा जाएगा दैट विल बी सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड में क्या किया जाएगा, सर्जरी, कौन सी सर्जरी, ये मेल्स में अलग होती है, ठीक है, और फीमेल्स में अलग होती है। इन केस ऑफ मेल्स that operation, that surgery is called vasectomy. ठीक है, in case of females that surgery is called tubectomy. ठीक है, क्यों vasectomy, क्यों tubectomy, क्योंकि यहां पर vas डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, हमने देखा vas डिफरेंस कहां पर होता है, मेल सिस्टम में। ठीक है, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक करना यानी क्या, इस ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, इस ऑपरेशन को नसबंदी भी कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि भाई दोनों पति पत्नी दोनों ये ऑपरेशन करा लें, दोनों में से कोई एक भी करा लेगा तो काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जनरली फीमेल्स कराती हैं ये ऑपरेशन, अगर हम इंडिया की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और फीमेल्स में अगर हो रहा है ट्यूबेक्टोमी, तो उसमें ये फैलोपियन ट्यूब को कट करके ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे स्पर्म जो है वो ओवम से नहीं मिल पाएगा, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा, और जिससे ये परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर हो गई। अगर इसके अलावा कोई और डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर में डाउट लेक्चर्स भी बनाऊं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें डाउट्स आए। ठीक है, और इसके अलावा कोई और चैप्टर में डाउट है, कोई और चैप्टर आपको चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो उसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।
एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।